वेलकम टू न्यूक्लियस केमिस्ट्री। मैं विजय कुमार आज आपके बीच में 27 दिसंबर को जो पेपर्स हुआ था अपना, जो आसाम और मेघालय में हुआ था, तो 27 दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था उसका पार्ट बी फिजिकल्स की प्रॉब्लम्स हमने पहले लेक्चर में सॉल्व कर लिया। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं, पार्ट सी की फिजिकल्स की प्रॉब्लम्स करेंगे। हम आज इसी क्लास में पूरी प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे, तो आज जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस क्लास में करेंगे, बाकी की प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मेरे को कमेंट कर दीजिए यदि आपको इनऑर्गेनिक उनकी भी प्रॉब्लम्स करवानी है पार्ट बी की, तो कमेंट करें, तो मैं उसके बाद में पार्ट बी की इनऑर्गेनिक की प्रॉब्लम्स और ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम्स और पार्ट सी की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम्स मैं करा दूंगा। यदि आपको रिक्वायर्ड है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अभी मैं आज लेके आया हूँ आपको पार्ट सी में फिजिकल्स की प्रॉब्लम। क्या लेके आए हैं? पार्ट सी में फिजिकल की प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट नंबर 3, जो अपना सॉलिड स्टेट में ब्रेक इक्वेशन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है, सॉलिड स्टेट से। तो इस प्रॉब्लम में देखते हैं द 110 प्लेन्स की बात कर रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न इन मोनोएटॉमिक मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। कौन सी बात क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर अपेयर विद द डी बराबर दे रखा आपको, जो डिस्टेंस होती है वो आपको दे रखा है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस आपको डी दे रखा है। The nearest newspaper atoms in the crystal are separated in एमस्ट्रॉन बाई। ये आपको पूछा गया है कि दो एटम्स है बॉडी सेंटर्ड में सेपरेटेड, उसके बीच की आपको डिस्टेंस पूछी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपको डी दे रखा है। क्या दे रखा है? डी दे रखा है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो आप जो क्यूबिक पढ़ते हैं अपना क्यूबिक, तो उसमें जो अपना इंटरप्लेनर डिस्टेंस और जो अपना प्लेन्स होता है और एज डिस्टेंस होता है, उसमें एक रिलेशन होता है, वो होता है डी बराबर ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है? ए, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? डी अंडर रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर। ये अपना यहाँ पे आ जाएगा। अब डी दे रखा आपको 3 एमस्ट्रॉन्ग। कितना दे रखा है? 3 एमस्ट्रॉन्ग। तो 3 एमस्ट्रॉन्ग। एच का मान है अपने पास प्लेन्स में दे रखा है 110, तो 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2। तो क्या आ जाएगा? 3 एमस्ट्रॉन्ग इनटू रूट 2, और रूट 2 का मान कितना होता है? 1.414। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 3 एमस्ट्रॉन्ग इनटू 1.414 एमस्ट्रॉन्ग। ये अपना यहां से मैं निकाल रहा हूं ए का मान, वो अपना ए का मान यहां प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त होगा? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 1 3 और 1 क्या जाएगा अपना? 3 और 1 कितना जाएगा? 4 2 और 4। ये एमस्ट्रॉन्ग यहाँ पे ए का मान आ गया अपने पास। ठीक है, अब यहां से मैं आपको निकालना क्या हमें इस क्वेश्चंस में हमें पूछा गया है कि जो न्यूज वेवरिंग डिस्टेंस होता है नियरेस्ट एटम्स के बीच में, वो पूछा गया है। तो बॉडी सेंटर्ड में अपना न्यूज वेवरिंग डिस्टेंस होता है, वो कितना होता है? ये होता है अपना 2d बराबर डी डायरेक्ट 2d बराबर रूट 3a। ये होता है, जो इसको बोलते हैं न्यूज वेवरिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? न्यूज वेवरिंग डिस्टेंस डी। अब यहां से मैं डी का मान निकालना चाहूंगा। ये डी इंटरप्लेनर डिस्टेंस नहीं है, ये है अपना न्यूज वेवरिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डी बराबर आ जाएगा रूट 3/2 इंटू ए। क्या जाएगा? रूट 3/2 इंटू ए।
ये अपना यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व आउट करेंगे। √3 का मान 1.73 इंटू ए का मान यहाँ पे 4.242 एमस्ट्रॉन्ग अपॉन 2, और फर्दर इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 3.67 एमस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर अपना सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रॉब्लम देखते हैं जो कि पूछा गया है डिफरेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्रॉब्लम थी 4 नंबर में। तो मैं इस प्रॉब्लम से मैं बात करूंगा। क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चंस की बात करें तो अपना इस क्वेश्चन में दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स ट्रांजिशन ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम है वो दे रखी है आपको रिले लाइन और जो अपना स्टोक्स और एंटी स्टोक लाइन है उसके बीच में जो डिफरेंस दे रखा है रमन स्पेक्ट्रम डिफरेंस वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर इनवर्स। द सेपरेशन बिटवीन द एडजेंट लाइंस इन पुअर रोटेशनल, किसमें पूछा है पुअर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रॉब्लम्स पे बता देता हूं, पहले रमन्स पे बात करूंगा। तो जो स्पेक्ट्रम में एनर्जी डिफरेंस होता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो अपना होता है म्यू B4J+6। ये अब इस जो रमन स्पेक्ट्रम डिफरेंस होता है तो वो इसके लिए जो इसको एक तरह का हम वेव नंबर बोलते हैं या एनर्जी बोलते हैं लेवल्स पे। तो वो फॉर्मूला होता है B4J+6। आप इसको लर्न कर लीजिए। और जब J का मान क्या होता है 0 1 2 3 4 ऐसे चलता रहता है। J होता है लेवल्स नंबर या क्वांटम नंबर। अब हम बात करते हैं जब स्टार्टिंग में हम इसकी बात करें स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस निकालने के लिए, तो इनिशियली एक लाइंस होती है जो लाइंस प्राप्त होती है उसको बोलते हैं हम रिले लाइन। क्या बोलते हैं रेले, ठीक है रेले बोलते हैं इसको। रेले स्कैटरिंग या रेले स्कैटरिंग की बात करते हैं वो इसको हम बोलते हैं रेले, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन तो होती हैं। जे का मान 0 रखते हैं तो जे का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 6 भी आएगा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा तो अपना 6 भी आ जाएगा, ठीक है। अब रेले अपना क्या होता है जो एनर्जी प्राप्त होती है उसके इक्वल होता है, उसको तो बोलते हैं रेले। अब इसमें हम बात करें स्टोक्स लाइन की। स्टोक्स लाइंस में बात करें तो जो एनर्जी है अपने पास रेले लाइन जिसको म्यू बार से निनोट किया मैंने, उसमें से हम जो अपनी ये एनर्जी प्राप्त हो रही है इसको घटा दें तो अपना क्या आ जाएगा, इसको घटा दें तो ये होता है अपना स्टोक्स लाइंस का फॉर्मूला एनर्जी का। और एंटी स्टोक की बात करें उसके लिए होता है जो अपनी रेले पे स्कैटरिंग पे एनर्जी होती है उसमें ऐड कर देते हैं B4J+6। जो अभी इंसिडेंट लाइट में ये रमन स्पेक्ट्रम लाइट है ये ऐड कर देते हैं तो अपनी क्या प्राप्त होती है एंटी स्टोक्स। अब बात करें इधर मैंने 0 रखा था, ठीक है क्या रखा था 0, तो उस टाइम अपना क्या आया था 6 भी आया था। तो स्टोक लाइन में क्या होगा इसमें से जो इनिशियली था उसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जो ये लाइंस आएगी जब 0 रखेंगे तो यहाँ के बीच में एक लाइंस प्राप्त होगी उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इस वाले में से कितना कम है ये देखो यहाँ पे 6 भी आएगा म्यू बार -6b। तो ये डिफरेंस कितना है 6b। और इधर चलेंगे तो इसमें ऐड करेंगे तो ये आपको रे प्राप्त होगी तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 6b, ठीक है। फर्स्ट में जब j का मान 0 रखा तो दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा वो आप देख सकते हैं कितना रहा है। ये अपनी इधर हो गई स्टोक्स लाइंस, ये इधर क्या हो गई स्टोक्स लाइंस और यहाँ हो गई एंटी स्टोक लाइन, ठीक है। इधर एंटी स्टोक्स लाइंस होगी इधर स्टोक्स लाइंस होगी। अब मैं j बराबर 1 रख रहा हूँ यहाँ पे 1 पुट करेंगे j का मान तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 इधर हो जाएगा 4 + 6 10
तो वी म्यू माइनस जो आपकी स्कैटरिंग लाइन थी रिले रे, तो उसमें से आप कम कर रहे हैं, इंसिडेंट लाइट में से कम कर रहे हैं आप 10b। तो 10b के लिए 6b मैंने पहले कर दिया, यहां से आपको कम करना है 10b। तो 6b यहाँ पहले था और यहाँ से क्या आएगा 4b और आ जाएगा। तो अपना टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ जाएगा 6b का डिफरेंस आ जाएगा। कम कर रहे हैं हम रेले से या इंसिडेंट लाइट से, ठीक है। अब इधर पे अपना क्या आ जाएगा 4b आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ की बात करें टोटल यहाँ तक की, तो ये क्या आ जाएगी 10b माइनस में। अब नेक्स्ट यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रखेंगे, सॉरी, तो 12 8 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पे 10 आ गया, अभी यहाँ 14 क्या आएगी 14b। तो ये कितना डिफरेंस है 4b का डिफरेंस, ठीक है। इधर चल रहा है इसी प्रकार से, इधर भी 4b का आएगा, फिर ऐड होता जाएगा। इधर नेगेटिव में चलेंगे स्टॉक लाइंस में, एंटी स्टॉक लाइन में ऐड होते चले जाते हैं इंसिडेंट लाइट से। तो अब क्वेश्चंस में पूछा है कि डिफरेंस किया हुआ है फर्स्ट स्टॉक लाइन, फर्स्ट स्टॉक लाइन ये होगी अपनी, और फर्स्ट स्टॉक लाइन ये होगी, फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन ये होगी। इन दोनों के बीच में जो रमन स्पेक्ट्रम डिफरेंस है वो दे रखा है, वो यहाँ पे अपने पास कितना प्राप्त हो गया 12 है, कितना हो गया 12 है b, क्या प्राप्त हो गया 12b प्राप्त हो गया यहाँ पे। तो हम 12b इक्वल आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर इनवर्स, तो b का मान क्या जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इनवर्स, ये यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब मैं पहले भी बता देता हूँ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने पढ़ाया था, फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। b का मान यहाँ पे 2 प्राप्त हो गया। अब जो अपनी पूर्ण रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें जो एनर्जी होती है या लेवल्स एनर्जी होती है उसका मान होता है 2b, डिफरेंस लेते हैं 2b j प्लस 1। जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसका ये फॉर्मूला होता है 2b j प्लस 1, और जो एनर्जी होती है लेवल्स पे वो होती है b j प्लस 1, और j का मान वही 0 से 1 2 3 जो क्वांटम नंबर है स्टार्ट होता है 0 से। तो यहाँ पे क्या लेना आपको 0 लेना है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 2b। तो पूर्ण रोटेशनल में जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 2b होता है, कितना होता है 2b, और b का मान अभी आपने प्राप्त किया है 2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से b का मान पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर इनवर्स, तो क्या जाएगा 4 सेंटीमीटर इनवर्स। अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन था अपना। इस क्वेश्चन में दे रखा है द रेशियो ऑफ रोटेशनल पार्टीशन फंक्शंस ऑफ HCl एंड DCl। आपको निकालना है क्यों #HCl और क्यों DCl at the any temperature closest to। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पार्टीशन फंक्शन HCl है, पार्टीशन फंक्शन DCl है, उसका आपको रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम पार्टीशन फंक्शन में जो फॉर्मूला याद करते हैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन में, वो होता है अपना, याद कर लीजिए क्या होता है KT अपॉन सिग्मा HCB। क्या होता है KT अपॉन सिग्मा HCB, और जो b हम पढ़ते आ रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रो से h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, ये पढ़ते आ रहे हैं h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे KT अपॉन सिग्मा HC, b का मान यहां से पुट कर रहा हूं h पाई स्क्वायर IC, ये IC से c कैंसिल हो जाएगा, तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा 8 पाई स्क्वायर I KT अपॉन सिग्मा h स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब अपने पास दो टाइप के एटॉमिक्स होते हैं, एक होमो एक हीट्रो, होमो और एक हीट्रो होता है। मैं इस पे बेसिक बता रहा हूं आपको, हीट्रो और एक होमो होता है। होमो होता है जैसे N2H2, और हीट्रो की बात करें NO है, जैसे कुछ भी एग्जांपल्स के लिए मैंने बता दिया NO एग्जांपल्स में, ये क्या है डिफरेंट टाइप के एटम्स है इसलिए हीट्रो है। तो ये होमो, तो होमो में जो सिग्मा का मान होता है वो 2 होता है, और हीट्रो में सिग्मा मान होता है
वो 1 होता है। तो वो हम मतलब दूसरा पार्ट समझा है उसमें, इसके अलावा तो इसमें मैं बता दिया आपको नॉर्मली क्या निकालना है, पार्टीशन फंक्शन का जो डिफरेंस निकालना है एचसीएल और डीसीएल का। अब यहां से ये अपना फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अब आई होता है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? आई बराबर म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहां इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे म्यू आर स्क्वायर का मान, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, क्यू रोटेशनल बराबर आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर, आई की जगह रखा हूं मैं म्यू आर स्क्वायर के टी अपॉन सिग्मा एच स्क्वायर। और ये अपना मेन फॉर्मूला था वो इधर बन गया। क्या कि डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले को लर्न नहीं किया जाता, तो मैंने इस स्टेप में थोड़ा फॉर्मूले को समझा दिया, याद करने में परेशानी ना हो। अब यहां से देखते हैं, मैं क्यू रोटेशनल एचसीएल लिखेंगे, ठीक है, पार्टीशन में एचसीएल, और एक डीसीएल के लिए लिखेंगे। तो अपना एट कांस्टेंट है सेम रहेगा, पाई कांस्टेंट है सेम रहेगा, म्यू है वो एचसीएल और डीसीएल के लिए अलग अलग होता है। म्यू क्या होता है यहाँ पे ये बता देता हूँ, रिड्यूस्ड मास होता है, रिड्यूस्ड मास, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये इसका फॉर्मूला होता है। K होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर तो वैसे सेम बोला गया, सिग्मा मैंने बता दिया कांस्टेंट होता है, सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो डालते हैं हम, उसका मान H2 के लिए 2 होता है और NO के लिए हीटोएटम के लिए 1 होता है, H होता है अपना प्लांक कांस्टेंट। तो ये अपने पास यहाँ पे दोनों एटम्स के लिए HCl और BCl स्पीशीज के लिए अलग अलग होगा, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देता हूँ म्यू HCl, ठीक है। और क्या अपने पास कांस्टेंट राशि बचेंगी। अब क्यू रोटेशनल DCl की बात करेंगे तो उसके लिए क्या आएगा म्यू DCl। तो आपको जो रेशियो क्यू रोटेशनल HCl और क्यू रोटेशनल DCl निकाला था वो किसके समानुपाती हो जाएंगे, डायरेक्टली क्यू इक्वल हो जाएंगे क्यू म्यू HCl और अपॉन म्यू DCl। अब हम म्यू की बात करते हैं, म्यू निकालते हैं इस क्वेश्चन में आगे, तो म्यू निकालेंगे हम, ठीक है, ये हम तो म्यू HCl की बात करें तो m अपना फॉर्मूला पुट करेंगे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहां से निकालेंगे HCl के पास, तो क्या आ जाएगा, H का मान 1 होता है, मोलिकुलर मास Cl का 35, 1 प्लस 35, और म्यू DCl की बात करें तो वो हो जाएगा 2 इंटू 35, 2 प्लस 35। अब ये यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो ऊपर जाएगा 35 अपॉन 36, नीचे आ जाएगा 70 और ऊपर चला जाएगा 37, ठीक है। ये अपना इधर आ गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, तो ये नियरली 1/2 के ये सेम मैं रेशियो मान के कर रहा हूँ, तो ये 1/2 कहने मतलब इसका मान है 1/2 से ज्यादा होगा थोड़ा सा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1/2 के नियरली, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, जिसका आंसर हम सोल्व करेंगे तो 5.2 आ जाएगा। तो अपना इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि अपना, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि अपना पॉलीमर्स से है। पॉलीमर्स में क्वेश्चन पूछा गया था द पोलराइजेशंस ऑफ द stopped after 50% monomers are consumed, the number average degree of polymerizations of the resulting of polyester। जब हम पॉलीएस्टर पढ़ते हैं तो वहां पे हम नंबर एवरेज पढ़ते हैं, उसको हम के बोलते हैं, कि नंबर एवरेज फॉर्मूला होता है अपना, तो वो होता है 1/1 माइनस पी। पी होता है जो प्रोबेबिलिटी होता है फाइंड आउट होने की मोनोमर्स की यूनिट्स की, तो यहाँ पे पी का मान है वो 50% दे रखा है, तो कहने का मतलब 15/100, तो यहाँ से हम अपना क्या आ जाएगा 0.50 आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, यहाँ से पी का मान आ जाएगा। तो हम की एवरेज को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 0.50, तो इसको सोल्व करेंगे 1/0.50
और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसको, क्योंकि हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100 और नीचे क्या आ जाएगा 50, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट क्वेश्चन देखते हैं जो कि डिफ्यूजन कंट्रोल्ड पूछा गया है आपको। डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रेट का रेट कांस्टेंट पूछा गया है इन द यूनिट्स ऑफ डेसीमीटर की क्यूब सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स at 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द स्पीशीज इन ए सॉल्ट विद विस्कोसिटी 1 × 10⁻³ kg मीटर इनवर्स सेकंड। ये आपको इस क्वेश्चन में दे रखा था, आपको पूछा क्या गया है रेट पूछा गया था। जो रेट होता है अपना, ठीक है, वो हम kg से डिनोट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो 8/3 kBT अपॉन नीटा इनटू NE। ये फॉर्मूला होता है। NE से मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमें यूनिट चाहिए मोल इनवर्स में, तो ये अपना क्या होता है रेट कंट्रोल का फॉर्मूला होता है। अब हम बात करें 8/3 K का मान, यहाँ पे पता है Kp का मान बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है जिसका मान 1.38 10⁻23 जूल केल्विन इनवर्स होता है। और T का मान यहाँ पे केल्विन में रखना पड़ेगा। T का मान किसमें केल्विन में, तो T का मान केल्विन में रखेंगे तो क्या दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। केल्विन में चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 298 अपॉन नीटा। नीटा का मान क्या जाएगा अपने पास, कितना होता है नीटा दे रखा है 1 × 10⁻³ kg मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और जो Na होता है आवोगाद्रो नंबर जिसका मान होता है 6.022 × 10⁻23 मोल इनवर्स। ये अपना क्या होता है Na होता है आवोगाद्रो नंबर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिट्स का, यहाँ पे केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में है। ये जो T है वो केल्विन में था टेम्परेचर अपना, तो केल्विन इनवर्स से कैंसिल आउट हो गया। अब बात करें जूल होता है अपना, जूल्स जो वर्क की यूनिट होती है जूल्स, तो वो किसके इक्वल होता है 1 जूल होता है ना 1 जूल किसके इक्वल होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ये होता है अपना यूनिट्स इसमें 1 जूल बराबर। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ केजी है ये ऊपर जाएगा तो केजी से केजी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड इनवर्स नीचे से ऊपर जाएगा तो एक सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये नीचे नेगेटिव है, सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर 1 हो जाएगी पॉजिटिव में और वो -2 वाले से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब बात करें मीटर इनवर्स है, ये ऊपर जाएगा मीटर +1 होगा और मीटर +1 की पावर 1 होगी प्लस में, और ये 2 है तो क्या हो जाएगा मीटर की क्यूब हो जाएगी, तो हो जाएगी मीटर की क्यूब। अब हम यहाँ अपना मीटर क्यूब आ रहा है और क्वेश्चंस में क्या दे रखा है डेसीमीटर की क्यूब, तो यहाँ भी आपको सोल्व करना होगा यूनिट्स को दोबारा से। तो यूनिट्स की बात करें हम दोबारा यहाँ पे, ठीक है, तो यूनिट्स की बात करते हैं तो क्या करें 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ 1 डेसीमीटर बराबर होता है ना 10 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं सेंटीमीटर का मान रखूंगा तो क्या जाएगा 1/100 मीटर इनवर्स। यूनिट चेंज करना बता रहा हूं आपको सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर का मान रखेंगे तो क्या जाएगा ये अपना 1 डेसीमीटर बराबर 0.1 मीटर, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए 0.1 मीटर आ गया। अब डेसीमीटर की क्यूब चाहिए तो डेसीमीटर की क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 3 बार लिखेंगे तो डायरेक्ट में इसको 10⁻³ मीटर की क्यूब रख रहा हूं, ठीक है। तो
तो यहाँ पे जो मीटर की क्यूब बन रहा था अपना, क्या बन रहा था, मीटर की क्यूब, ठीक है। मीटर की क्यूब को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -3 से। 1 इंटू 3 8, ये इधर 8/3 इंटू 1/1.38 इंटू 298 इंटू 6.022, और ये -23 पावर, ये इधर +23 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और मैंने अभी उसको यूनिट चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 डेसीमीटर की क्यूब बनाया था, अपॉन -3 10 की पावर माइनस, और अपॉन 1 इंटू 10 की पावर -3। अब ये ऊपर चली जाएंगी पॉजिटिव में, और इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर है वो बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 इसका आंसर आ जाएगा, 9 डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स। आप आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड पोटेंशियल Fe+3 एक्वस इलेक्ट्रॉन लेके अपना हो रहा है Fe+2 में। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और वो दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है E0, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 दे रखा है 0.77 वोल्ट, और रिएक्शन Fe+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में चेंज हो रहा है, और उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.445 वोल्ट। और आपको क्वेश्चन पूछा गया है द वैल्यू ऑफ E0 फॉर द रिएक्शन Fe+3 चेंज टू Fe में। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले ऊपर वाले फर्स्ट रिएक्शन को लिख लीजिए। Fe+3 एक्वस है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके चेंज हो रहा है Fe+2 में एक्वस में, और Fe+2 है एक्वस लेके 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना चेंज हो रहा है Fe सॉलिड में। अब यहाँ पे इसके लिए जो फ्री पोटेंशियल है डेल जी का मान, डेल जी 1 होगा, इसके लिए मान लेता हूं मैं, और इसके लिए क्या होगा, डेल जी 2 होगा, पोटेंशियल मान लेता हूं। इन दोनों रिएक्शन से आपको थर्ड रिएक्शन प्राप्त करनी होती है हर बार, तो इन दोनों को से आप क्या करना है, दोनों रिएक्शन से रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड से आपको रिएक्शन प्राप्त करनी है Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन चेंज टू Fe में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपनी ये वाली रिएक्शन प्राप्त हो रही है वो दोनों को सम करने से प्राप्त हो रही है। तो सम करेंगे तो ये Fe+2 एक्वस है, ये Fe+2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या देगा, Fe+3 और ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन और चेंज होगी Fe सॉलिड। कहने का मतलब अपने पास जिस रिएक्शन का हमें E0 निकालना था उसके लिए ये रिएक्शन हमने प्राप्त कर ली, और इसके लिए जो पोटेंशियल था वो ΔG3 मानते हैं। अब यहाँ पे बात करें ΔG3 है वो किसके इक्वल होगा, पहले दोनों वाली रिएक्शंस को हमने सम किया तो इनके सम के बराबर होगा। तो ΔG3 बराबर क्या होगा, ΔG1 प्लस ΔG2, और ΔG को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, -NFE सेल। ΔG क्या होता है अपना, -NFE0 सेल होता है, ठीक है। अब यहाँ F होता है वो फैराडे कांस्टेंट होता है, वो सभी के लिए सेम होता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ -N3FE3, ठीक है। ΔG3 के लिए मैं यहाँ 3 लगा रहा हूँ, इक्वल इसके लिए -N1FE1 और -N2FE2, ठीक है। अब ये -F दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो N3E03 बराबर आपको चाहिए N1E10 प्लस N2E0, ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से बात करें हम, ठीक है, पहले के लिए N3 आपको निकालना था, उस टाइम E0 कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन, और E0 3। फर्स्ट रिएक्शन में आप बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन था अपने पास, और E0 का मान दे रखा था 0.77, ठीक है, प्लस सेकेंड रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन थे अपने पास,
n का मान होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिडक्शन और में काम आ रहे हैं, और इसका जो ई दे रखा था वो -0.445 दे रखा था। अब इसको सोल्व करेंगे 0.77 माइनस ये आ जाएगा अपने पास 1098 पॉइंट, इधर ये आ गया, इसमें से इधर आ गया 3 T03, और इसको हम नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 21.12 नेगेटिव आ गया, और ये अपने पास इधर प्राप्त हो गया Ne3 नोट, और E3 की बात करें तो ये 3 था इधर 3E3 नोट, ये 3 इसके बाद में चला जाएगा तो -0.12 में डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आ जाएगा माइनस में 0.04। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं, बची हुई प्रॉब्लम्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो कृपया मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में बची हुई फिजिकल्स की प्रॉब्लम सोल्व कराने वाला हूं। थैंक यू, बाय।